स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। अभिवादन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भ्रूण परिसंचरण, मतलब जन्म से पहले माँ के पेट में बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है। हमारे पास कुछ अच्छे डायग्राम्स और जानकारी है इस पर। तो आज का अपना मकसद है इस अनोखे थोड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना और ये देखना कि जन्म के वक्त बस एक सांस के साथ ही इसमें कैसे एकदम से बदलाव आ जाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इस कमाल के सिस्टम को समझने की। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई जो बच्चा फेफड़ों से सांस ले ही नहीं रहा, उसे ऑक्सीजन मिल कैसे रही है ना? और यहीं पर रोल आता है प्लेसेंटा का, मतलब अपरा का, और अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल का। बिल्कुल सही। प्लेसेंटा वो तो एक कमाल का ऑर्गन है। माँ और बच्चे के बीच का ब्रिज समझिए। ये माँ के खून से जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेता है और अम्बिलिकल वेन मतलब गर्भनाल की शिरा के जरिए बच्चे तक पहुंचाता है। पर हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, ये जो खून अम्बिलिकल वेन में है ये वैसा सुपर ऑक्सीजनेटेड नहीं होता जैसा हमारे फेफड़ों से निकलने वाला खून होता है। बच्चे को मिलने वाले इस बेस्ट खून में भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग 80% ही होता है और PO2 वो करीब 30 mmg के आसपास। ओह, सिर्फ 80%? मतलब अडल्ट आर्टीरियल ब्लड से तो काफी कम। हाँ, एडल्ट में तो 95-100% होता है, PO2 भी 100 के करीब। तो ये दिखाता है कि फीटल सिस्टम कितनी कम ऑक्सीजन में भी कितने बढ़िया तरीके से काम चलाता है। और दूसरी तरफ बच्चे के शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज मतलब गर्भनाल की धमनियों से वापस प्लेसेंटा में जाता है। इनमें तो ऑक्सीजन लेवल और भी कम होता है, जाहिर है। तो प्लेसेंटा ही वो जगह है जहां गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, वेस्ट निकालना सब होता है। एक तरह से बच्चे के फेफड़े, किडनी, आंतें सबका मिला जुला काम प्लेसेंटा ही कर रहा है जन्म से पहले। अच्छा, तो प्लेसेंटा एक तरह का एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया जो बच्चे की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। ये बात तो समझ में आई। लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं, बच्चे के शरीर के अंदर पहुंचने के बाद भी खून का रास्ता नॉर्मल एडल्ट जैसा नहीं होता। मतलब खून फेफड़ों और लिवर में पूरी तरह से नहीं जाता, या कुछ खास शंट्स या कह लें बाईपास रास्तों की बात आती है। यहीं पर कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यही तो फीटल सर्कुलेशन का सबसे यूनिक पहलू है। नेचर ने बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है। इसमें 3 मेन शंट्स हैं या बाईपास रास्ते कह लीजिए। इनका मेन काम है प्लेसेंटा से आई उस लिमिटेड ऑक्सीजन वाले खून को सबसे पहले उन अंगों तक पहुंचाना जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन से अंग? ब्रेन और हार्ट। एग्जैक्टली, ब्रेन और हार्ट। और साथ ही उन अंगों को बाईपास करना जो अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहे, जैसे फेफड़े और कुछ हद तक लिवर भी। तो पहला इंपॉर्टेंट शंट है डक्टस वेनोसिस। जब अम्बिलिकल वेन से आया वो ऑक्सीजन वाला खून बच्चे के पेट में घुसता है तो उसका करीब आधा हिस्सा लिवर के अंदर से मतलब साइनोसॉइड से गुजरने के बजाय इस स्पेशल पाइप डक्टस वेनोसिस से होकर सीधे इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। आईवीसी मतलब जो नीचे के शरीर से खून दिल तक लाती है वो बड़ी नस। हाँ वही। तो इस तरह लिवर का एक बड़ा हिस्सा बाईपास हो गया। क्यों? क्योंकि माँ का प्लेसेंटा पहले ही काफी मेटाबॉलिज्म का काम कर चुका है और फीटल लिवर को अभी फुल ब्लड फ्लो की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो लिवर को थोड़ा साइड कर दिया ताकि ऑक्सीजन वेस्ट ना हो। ठीक है, अब ये बेहतर ऑक्सीजन वाला खून आईवीसी में पहुंच गया। लेकिन आईवीसी में तो नीचे के अंगों और पैरों से आया हुआ कम ऑक्सीजन वाला खून भी आ रहा होगा। तो यहाँ मिक्सिंग नहीं होती? बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, मिक्सिंग तो होती है। आईवीसी में डक्टस वेनोसिस से आया ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून करीब 70-75% सैचुरेशन वाला और शरीर के निचले हिस्से से आया कम ऑक्सीजन वाला खून मिलता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रिक है। आईवीसी से खून जब दाहिने एट्रियम यानी राइट एट्रियम में पहुंचता है तो उसका फ्लो पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि ये जो ज्यादा ऑक्सीजन वाला हिस्सा है ना, वो ज्यादातर सीधे दूसरे शंट की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। और ये दूसरा शंट है फोरामेन ओवेल। ये क्या है? ये दिल के दोनों एट्रियम यानी दाहिने और बाएं आलिंद के बीच की दीवार में कुदरती छेद या दरवाजा समझिए। छेद दीवार में? हाँ, फीटल हार्ट में होता है। तो आईवीसी से आने वाला ये बेहतर ऑक्सीजन वाला खून का बड़ा हिस्सा इसी फोरामेन ओवेल से होकर सीधे आरए से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। समझिए एक तरह की प्रायोरिटी लेन है ये बेस्ट ब्लड के लिए। अरे वाह, मतलब ये खून राइट वेंट्रिकल और फिर फेफड़ों वाले नॉर्मल रास्ते पर गया ही नहीं, सीधा हार्ट के लेफ्ट साइड पहुंच गया। पर क्यों? फेफड़ों को क्यों बाईपास किया? बिल्कुल, क्योंकि जन्म से पहले फेफड़े हवा से नहीं भरे होते, उनमें फ्लूइड भरा होता है।
इसकी वजह से और कुछ दूसरे फैक्टर्स के कारण भी फेफड़ों की खून की नलियों में रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बहुत ज्यादा होती है। हाई पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस पीवीआर। अच्छा, जैसे जाम लगी सड़क पर गाड़ी भेजना मुश्किल हो। तो फोरामेन ओवल ये पक्का करता है कि जो सबसे अच्छा ऑक्सीजन वाला खून आईवीसी से आया वो इस हाई रेजिस्टेंस फेफड़ों वाले रास्ते को छोड़कर सीधे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचे, फिर एलए से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से एओर्टा के जरिए सबसे पहले ब्रेन और हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई होता है, क्योंकि इन्हें ही ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो वाकई बड़ा एफिशिएंट डिजाइन है। ब्रेन और हार्ट को प्रायोरिटी मिल गई। अच्छा, लेकिन उस खून का क्या जो ऊपर के शरीर मतलब सिर और हाथों से इस्तेमाल होकर वापस आता है? वो तो सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ही आता होगा और उसमें तो ऑक्सीजन कम होगी। हाँ बिल्कुल, एसवीसी से आने वाला ये डीऑक्सीजनेटेड खून भी आरए में ही आता है, लेकिन आईवीसी वाले खून के उलट इसका फ्लो ज्यादातर फोरामेन ओवाइल से नहीं गुजरता। ये नॉर्मल रास्ते से मतलब ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए राइट वेंट्रिकल आरवी में जाता है। ये कम ऑक्सीजन वाला खून है। अब आरवी इस खून को मेन पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है जैसा एडल्ट्स में होता है, पर यहीं पर आता है तीसरा बड़ा शंट, डक्टस आर्टीरियोसिस। जैसा हमने कहा, फेफड़ों का रेजिस्टेंस पीवीआर बहुत ज्यादा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में आए इस खून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा करीब 10-15% ही फेफड़ों में जाता है, बस फेफड़ों को जिंदा रखने लायक। सिर्फ 10-15%? बाकी कहाँ जाता है? बाकी का बड़ा हिस्सा मतलब 85-90% इस डक्टस आर्टीरियोसस नाम के एक और बाईपास पाइप से होकर पल्मोनरी आर्टरी से निकलकर सीधे डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा का वो हिस्सा जो शरीर के निचले अंगों को खून सप्लाई करता है। तो मतलब फेफड़े एक बार फिर से और इस बार तो बड़े स्केल पर बाईपास हो गए। आरवी से निकला खून भी ज्यादातर फेफड़ों में न जाकर सीधा एओर्टा में चला गया और नीचे के शरीर की तरफ। ये डक्टस आर्टेरियोसिस होता कहाँ पर है? ये पल्मोनरी आर्टरी जहां दो हिस्सों में बढ़ती है, उसके ठीक बाद से शुरू होकर एओर्टा के आर्च के बाद वाले हिस्से से जुड़ता है। एक छोटी सी ट्यूब है ये। तो एसवीसी से आया कम ऑक्सीजन वाला खून आरए, आरवी, पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टेरियोसिस, डिसेंडिंग एओर्टा, वहां ये उस खून से मिलता है जो एलवी से आया था, लेकिन ब्रेन और अपर बॉडी को सप्लाई करने के बाद अब उसमें भी ऑक्सीजन कम हो गई है। ये मिक्स हुआ खून फिर नीचे के अंगों तक जाता है और सबसे जरूरी बात, अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए वापस प्लेसेंटा में चला जाता है फिर से ऑक्सीजन लेने। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, डक्टस वेनोसिस ने लिवर को बाईपास किया, फोरामेन ओवेल ने बेस्ट ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़े बाईपास कराकर सीधा लेफ्ट हार्ट में भेजा ब्रेन और हार्ट के लिए, और डक्टस आर्टीरियोसिस ने आरवी से निकले ज्यादातर खून को फेफड़े बाईपास कराकर सीधा एओर्टा में डाल दिया। ये तीनों मिलकर ऑक्सीजन को सबसे जरूरी जगह पहुंचा रहे हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है शरीर की। लेकिन जन्म के वक्त क्या होता है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो 9 महीने से चल रहा है कैसे बदल जाता है? ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता होगा। जन्म के वक्त जो होता है वो वाकई कुदरत का एक चमत्कार है और बहुत तेजी से होता है, कुछ मिनटों और घंटों में ही। जैसे ही बच्चा पहला रोता है और पहली सांस लेता है, कई बड़े बदलाव एक साथ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अम्बिलिकल कॉर्ड का कटना या क्लैंप होना। जैसे ही कॉर्ड क्लैंप हुई, प्लेसेंटा से खून आना बंद, अम्बिलिकल वेन और डक्टस वेनोसिस में फ्लो खत्म। खून न मिलने से डक्टस वेनोसिस सिकुड़ जाता है और कुछ ही मिनटों में फंक्शनली बंद हो जाता है। बाद में धीरे धीरे ये परमानेंटली बंद होकर लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। दूसरा, बच्चे का रोना और पहली गहरी सांस लेना। ये बहुत बड़ा इवेंट है। इससे फेफड़े जो अब तक फ्लूइड से भरे थे अचानक हवा से भर जाते हैं, फैल जाते हैं, और फेफड़ों के इस फैलने का असर सीधा उनकी खून की नलियों पर पड़ता है। उन पर से दबाव हटता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इन दोनों चीजों से पल्मोनरी मैस्कुलर रेजिस्टेंस पीवीआर जो पहले बहुत ज्यादा था वो अचानक से बहुत कम हो जाता है। ड्रास्टिक ड्रॉप होता है पीवीआर में। पीवीआर कम हो गया मतलब अब खून आसानी से फेफड़ों में जा सकता है जैसे हम लोगों में जाता है। बिल्कुल। अब आरवी से पल्मोनरी आर्टरी में पंप हुआ खून बिना किसी रुकावट के आराम से फेफड़ों में जाने लगता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ये अडल्ट सर्कुलेशन की तरफ पहला बड़ा कदम है। तीसरा, अब जब खून फेफड़ों से होकर गुजर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है तो वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए बड़ी मात्रा में लेफ्ट एट्रियम एलए में लौटने लगता है। इससे एलए में खून की मात्रा और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं। उसी समय क्योंकि प्लेसेंटा से खून आना बंद हो गया है तो आईवीसी से राइट एट्रियम आरए में आने वाले खून की मात्रा और दबाव कम हो जाते हैं। नतीजा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है।
ये फीटल लाइफ से ठीक उल्टा है। अच्छा, तो अब प्रेशर ग्रेडियंट उल्टा हो गया। पहले आरए से एलए में जा रहा था खून, अब एलए का प्रेशर ज्यादा है, तो इससे वो फोरामेन ओवल वो बंद हो जाता होगा। एकदम सही। बढ़ा हुआ एलए प्रेशर फोरामेन ओवल के फ्लैप को आरए की दीवार की तरफ धकेलता है और वो छेद फंक्शनली बंद हो जाता है। अब आरए से एलए में खून नहीं जा सकता। बाद में ज्यादातर लोगों में ये परमानेंटली बंद होकर फोसा ओवेलिस बन जाता है। कभी कभी ये पूरी तरह बंद नहीं होता, जैसे पेटेंट फोरामेन ओवल पीएफओ कहते हैं, पर उससे आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती। और चौथा बड़ा बदलाव है डक्टस आर्टीरियोसिस का बंद होना। इसके बंद होने के पीछे दो मेन कारण हैं। पहला, बच्चे के सांस लेने से उसके खून में ऑक्सीजन का लेवल PO2 तेजी से बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ ऑक्सीजन लेवल डक्टस की दीवार की मसल्स को सिकोड़ता है। दूसरा कारण है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम होना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स? हाँ, प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स खासकर PGE2 बनाता है, जो गर्भ में डक्टस को खुला रखने में मदद करते हैं। जन्म के बाद जैसे ही प्लेसेंटा हटता है, खून में PGE2 का लेवल गिर जाता है। तो बढ़ती ऑक्सीजन और घटते प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये दोनों मिलकर डक्टस आर्टेरियोसिस को सिकोड़ते हैं। जन्म के बाद पहले कुछ घंटों में ये फंक्शनली बंद हो जाता है और कुछ हफ्तों या महीनों में परमानेंटली बंद होकर लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ऑक्सीजन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे केमिकल्स डक्टस के खुलने बंद होने को कंट्रोल करते हैं। आपने बताया कि कुछ दवाएं भी इस पर असर डालती हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? हाँ, ये मेडिकली बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स डक्टस को खुला रखते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ दवाएं हैं NSAIDs, जैसे इंडोमेथासिन और आइब्यूप्रोफेन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने से रोकती हैं। तो अगर किसी प्रीमेच्योर बच्चे में डक्टस जन्म के बाद भी खुला रह जाए, जैसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या PDA कहते हैं, तो ये दवाएं उसे बंद करने में मदद कर सकती हैं। एसिटामिनोफेन पर भी कुछ रिसर्च है। और इसके उलट कुछ ऐसी जन्मजात दिल की बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चे की जान बचाने के लिए जन्म के बाद डक्टस का खुला रहना जरूरी होता है, कम से कम सर्जरी होने तक। ऐसी कंडीशन में हम जानबूझकर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का इन्फ्यूजन देकर डक्टस को खुला रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिक फिजियोलॉजी समझना कितना जरूरी है। तो मतलब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो 9 महीने तक बच्चे को बिल्कुल अलग तरीके से जिंदा रखता है, वो जन्म के कुछ ही पलों में, मेनली पहली सांस और कॉर्ड कटने से पूरी तरह बदल जाता है। शंट्स बंद, फेफड़े चालू, खून का पूरा रास्ता ही बदल गया। ये वाकई कमाल का अडैप्टेशन है। तो संक्षेप में कहें तो फीटल सर्कुलेशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम है। लिमिटेड ऑक्सीजन में जीने का तरीका, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसिस जैसे शंट्स का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को जरूरी अंगों तक पहुंचाना और फिर जन्म के वक्त पहली सांस के साथ ही फटाफट अडल्ट सर्कुलेशन में बदल जाना। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूं। सोचिए कि ये पूरा बदलाव खासकर डक्टस आर्टेरियोसिस और फोरामेन ओवेल का बंद होना, ऑक्सीजन लेवल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रेशर चेंजेस के लिए कितना सेंसिटिव है। ये हमें दिखाता है कि जन्म का वो पल जो हमें अक्सर नॉर्मल लगता है, असल में फिजियोलॉजिकली कितना नाजुक और कितनी बारीकी से कंट्रोल होता है। इसमें जरा सी भी गड़बड़ी, जैसे प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन या ऑक्सीजन की कमी, इस ट्रांजिशन को बिगाड़ सकती है और PPHN या PDA जैसी सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये कुदरत के डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी खूबसूरती और साथ ही उसकी नज़ाकत का भी सबूत है।